स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग ये पढ़े थे कि बहुत सारा टाइप का ड्यूटी लगाया जाता है इंडिया में इंपोर्ट के ऊपर। फॉरेन से जो भी सामान आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारा ड्यूटी लगाया जाता है। हम लोग पहला ड्यूटी पढ़े जो सबसे मेन ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पढ़े हम लोग, मतलब जो तुम्हारा नॉर्मली हर गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी लगता है। उसके अलावा हम लोग पढ़े CVD काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी जिसको बोलते हैं, या ACD एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी जिसका नाम है, जो एजुकेशन ये तुम्हारे क्या बोलते हैं GST को कवर करने के लिए जो ड्यूटी अलग से लगाया गया। उसके अलावा हम लोग सीखे एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी। फॉरेन कंट्री अगर अपने लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं इंडिया में माल भेजने के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देता है ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान ना पहुंचे। प्रोटेक्टिव ड्यूटी पड़े, जब कोई फॉरेन गुड्स इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए तो लगाया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी पड़े, जब कोई फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ अपने गुड्स को कूड़ादान की तरह हमारे यहाँ अपने गुड्स को फेंक रही है, वहाँ डिस्काउंट दे रही है सस्ते दाम में ताकि इंडिया में गुड्स को डंप किया जा सके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव के थ्रू। एंटी सब्सिडी ड्यूटी पड़े, कोई कंट्री अगर अपने कंट्री के गुड्स को ज़्यादा सब्सिडी दे रही है तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ड्यूटी बढ़ा देती है। सेफगार्ड ड्यूटी पड़े कि अगर हेवी इंपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में कोई पर्टिकुलर कंट्री से, तो उससे अगर इंडियन इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी पहुंच रहा है तो वो चीज़ पढ़े हम लोग। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं गाइज, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में रेट नहीं पढ़ना कि किस गुड्स के ऊपर क्या रेट लगेगा, वो अलग एकदम टैरिफ एक्ट बोल के एक एक्ट है उसमें लिखा हुआ है पूरा, और वो किसी को याद भी नहीं करना पड़ता। आप लोग इस लेवल पे भी नहीं पढ़ते और कोई भी लेवल पे उसका पढ़ाई नहीं होता ना। हम लोग CA फाइनल में कभी पढ़े कि किस गुड्स के ऊपर क्या रेट लगेगा कस्टम ड्यूटी का, क्योंकि अलग अलग गुड्स के हिसाब से अलग अलग रेट है, तो वो तो एक चार्ट है पूरा, वो चार्ट से वो लोग रेट देख लेते हैं। और हम लोग भी अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो चार्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किस गुड्स पे क्या रेट लगेगा। लेकिन रेट से ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे सामान का दाम क्या माना जाए जिसके ऊपर वो ड्यूटी लगाया जाए। यही है आज का टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। हम फॉरेन से एक मोबाइल लेके आए तो उस मोबाइल का जनरली तुम बोलोगे सर परचेज प्राइस तो हो गई, उस परचेज प्राइस पे लगा दो ड्यूटी, ठीक बात है। लेकिन ऐसा बहुत सारा झमेला है जहां पे वो प्राइस वैल्यूएशन गवर्नमेंट को अपने हिसाब से करना पड़ता है। तो यही चीज को आज पढ़ने जा रहे हैं कि उस गुड्स का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा या क्या वैल्यू रखा जाएगा जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे ड्यूटी लेगा। उस मोबाइल का 10,000 वैल्यू माना जाए कि 25,000, फिर उस पर अगर मान लो 5% ड्यूटी है तो 10,000 पर 5% कि 25,000 पर 5%, तो वो 10,000 या 25,000 डिसाइड करना इस चैप्टर आज के कंटेंट का मेन काम है। तो देखो हम यहाँ पे लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स में हम दो एरो निकाल के दो सेक्शन लिखा है। पहले हम राइट हैंड साइड वाला पढ़ते हैं, इसको नंबर 1 दिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नंबर 2 दिए। पहले को हम दिए टैरिफ वैल्यू और दूसरे को ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ये टैरिफ वैल्यू सेक्शन 14(2) और सेक्शन 14(1) है ट्रांजैक्शन वैल्यू। पहले हम लोग टैरिफ वैल्यू पढ़ेंगे, बाद में ट्रांजैक्शन वैल्यू पढ़ेंगे। टैरिफ वैल्यू में कुछ पढ़ने लायक बात है नहीं, छोटा सा बात है। एक्चुअली क्या किया गवर्नमेंट, कुछ एक गुड्स का रेट के साथ प्राइस भी एक चार्ट में लिख दिया या उसका तरीका लिख दिया, मतलब तुम किस दाम में खरीद के लाए उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गवर्नमेंट सर्टेन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स का एक वैल्यूएशन का तरीका लिख दिया, जो उस दिन जैसे यहां पे बता देते हैं कि इंडिया में CBIC बोल के एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का एक बोर्ड है। वो एक टैरिफ वैल्यू फिक्स करता है अलग अलग क्लास ऑफ गुड्स के लिए जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। कैसे तय करता है सर, जनरली उस टाइम का मार्केट प्राइस के हिसाब से। तुम 10 रुपये में खरीद के लाए होगा, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसका मार्केट प्राइस अगर आज के दिन 25 रुपये है, तुमको 25 रुपये पे कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तुम 500 रुपये में खरीद के लाए लेकिन इसका मार्केट प्राइस 400 रुपये है, तो 400 रुपये पे कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। टैरिफ वैल्यू यही है। CBIC बोल के एक बोर्ड है जो टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया क्लास ऑफ अलग अलग क्लास ऑफ गुड्स के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों केस में।
ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में टाइम टू टाइम ये बात मेंशन कर दिया जाता है, जनरली मार्केट प्राइस को ही उसका टैरिफ वैल्यू माना जाता है। सर ये कौन से वाले गुड्स में करेंगे? दिस इज डन ऑन दोज केस वे देयर इज अ डिबेट ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर किसी गुड्स का ट्रांजेक्शन वैल्यू डिसाइड करने में बहुत झगड़ा है, बहुत झमेला है, बहुत डिबेट है, एक डायरेक्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू मिल नहीं रहा है जिसका कि तुम कितना में खरीद के लाए, लग रहा है तुम मैनिपुलेशन की हो, लग रहा है तुम झूठा बिल बना के लाए हो, तब गवर्नमेंट बोलता है कि भैया आप छोड़ो, आप क्या दाम में खरीद के लाए हो, आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, उसको गोली मारो, हम आज के दिन का मार्केट प्राइस ही उसका वैल्यू मान लेंगे। और यही है टैरिफ वैल्यू। तुम 10 रुपये में खरीद के लाए होगे, इसका अगर आज के दिन मार्केट वैल्यू 13 रुपया है तो 13 रुपये के हिसाब से हम ड्यूटी लेंगे तुमसे। यही है टैरिफ वैल्यू। बोलो। पूछना है सर, एक पूछना है कि जैसे मार्केट प्राइस तो वही होगा ना, डिमांड सप्लाई का फोर्स। सर ये डिमांड सप्लाई का फोर्स अपना मतलब ऐसे बोलते हैं कि डिमांड सप्लाई का फोर्स, मतलब एक्चुअली में वैल्यू क्या माना जाएगा डिमांड सप्लाई का फोर्स के हिसाब से भी? देखो जैसे अभी तुम बोलोगे कि प्याज, हाँ, डिमांड सप्लाई का फोर्स तुमको क्या समझा रहे हैं कि प्याज, आज का एक बहुत बढ़िया न्यूज था, एक प्याज एक जगह 100 रुपए किलो भी बिका है और एक राजस्थान का एक एरिया में 35 रुपए किलो भी बिका है। हाँ। तो वहां पर या तो प्याज का अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गया होगा उस दिन, डिपेंड। देखो एक बात समझो, तुम बात ठीक बोल रहे हो कि सर ये डिमांड सप्लाई का फोर्स से प्राइस डिसाइड कैसे होता है। भाई अल्टीमेटली जिसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग, तुम बोल रहे हैं हम 40 में ही बेचेंगे, हम लाया 30 में खरीद के, हम बेच रहे हैं, हम 10 रुपया कमाई तो रखेंगे, हम 40 में बेचने उतरे और हमको दिख रहा है 40 में कस्टमर लेने को तैयार है, तो 40 फाइनल हो गया। और अगर 40 में कस्टमर लेने को तैयार नहीं है तो फिर प्राइस टूटता है, प्राइस नीचे भी जाता है। तो ये कोई फिक्स तरीका नहीं है बेटा, जो अपने पढ़ते हुए आए इकोनॉमिक्स में बचपन से आज तक, डिमांड सप्लाई का फोर्स, डिमांड सप्लाई का फोर्स से प्राइस डिसाइड होता है, डिमांड बढ़ता है प्राइस गिर जाता है, डिमांड गिरता है प्राइस बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें जो अपने पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें कुछ हद तक थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल है, लेकिन मोर और लेस इनका इम्प्लीमेंटेशन अपने आप ही हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिक डाइवर्जेंस है। तुम बोला कि हम 42 में बेचेंगे, अब नहीं लेने आ रहे कस्टमर 42 में, तुमको झक मार के प्राइस तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तो बेच के निकलना है, तुम्हारा माल खराब होने का डर लग रहा है तुमको, तुम प्राइस तोड़ा। 40 जैसे ही किया, आ गए 10 कस्टमर लेने, तो तुमको लगा हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, तो फिर वो 40 में बिकना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो ये तरीका होता है प्राइस डिसाइड करने का। अब तुम जब फॉरेन से, हाँ बोलो। सर आप जैसे बोले कि कस्टमर डिसाइड करता है कि प्राइस क्या होना चाहिए, लेकिन सर कस्टमर तो हमेशा कोई भी प्राइस बोलेंगे तो नेगोशिएट करेगा उससे प्राइस। तो इसीलिए तो दुकानदार, ये तो मार्केट का लॉजिक बन गया ना कि इसीलिए वो 5 रुपए बढ़ा के बोलता है पहले से तुमको। लेकिन सर हम लोग 500 बोलेगा, लेकिन वो तो उस प्राइस से नेगोशिएट होगा, 45 बोलेगा, 30 37 तक जाएगा, लेकिन मेरा कॉस्ट ही नहीं पड़ रहा। नहीं 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 नहीं, यही तो हम बोले, तुम पहले ही 10 रुपए या 5 रुपए बढ़ा के बोलोगे ना मालिक। तुमको तो ये पता ही है कि अगर नेगोशिएट होकर प्राइस नीचे आया, बार्गेनिंग होकर प्राइस नीचे आया, नेगोशिएशन अगर हुआ, तो तुमको तो पता है हमको इससे नीचे तो जाना ही नहीं है, तो तुम पहले ही 5 रुपए बढ़ाओ ताकि नेगोशिएट आके वहां खड़ा हो जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक बनता हो। दुकानदार तो यही करते हैं, 200 का सामान तुमको पहले 250 बोलते हैं, उनको पता है तुम 25-30 रुपया कम करवाएगा ही करवाएगा, उसको 220 ही कमाना था। हाँ क्या चीज? हाँ तो वही तो यही तो तुम जो बोले उसका ही तो ये आंसर था कि ये बेसिक फंडा तो चल। देख मार्केट में जो भी ये थ्योरीज बनी, ये सारी थ्योरीज जो बनाए, जिन तुम बड़े बड़े राइटर्स का नाम पढ़ते हो, एडम स्मिथ बोलो, मार्शल बोलो, जिसका भी नाम तुम पढ़ते हो, ये लोग क्या खुद से थोड़ी ना ये थ्योरी लिख दिए थे, इनको कोई अचानक ब्रह्मा जी थोड़ी ना इनके सपने में आए थे कि भैया ये थ्योरी लिख दे। ये लोग मार्केट को इवेलुएट किए, ये लोग एनालिज किए, ये लोग सर्वे किए अपने हिसाब से, ये लोग लोगों को घूम घूम के ऑब्जर्व किए कि लोग किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, और जब देखे कि एक कॉमन बिहेवियर बहुत बार रिपीटेटिव मिल रहा है, उसी को वो लोग थ्योरी बना दिए। तो ये थ्योरी बनी कैसे वो सोचो। ये लोग मार्केट को ऑब्जर्व करते थे,
और जहां ये लोगों को दिख जाता था कि कॉमन बिहेवियर जो सबको ही कर रहे हैं या लगातार ये बार बार ये रिपीट हो रहा है, उसी को वो लोग अपना थीसिस और थ्योरी बनाए। तो यानी ये लोग लोगों को एनालाइज करके थ्योरी बनाए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि ये थ्योरी बना और फिर लोग उसको फॉलो किए। ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपने पढ़े वैल्यूएशन ऑफ गुड में टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू में अपने ये पढ़े कि सीबीआईएससी बोर्ड फिक्स करता है प्राइस को मार्केट प्राइस के हिसाब से, ऑफिशियल गैजेट में टाइम टू टाइम डिक्लेयर कर देता है। या टैरिफ वैल्यू तभी फॉलो होता है जब ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉलो नहीं हो सकता, जब ड्यूटी कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत डिबेटेबल है ट्रांजेक्शन वैल्यू इसका। तो हम क्या लिखा है देखो, दिस इज डन इन दोज केसेस वेयर देयर इज अ डिबेट ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, सीबीआईसी फिक्स टैरिफ वैल्यू एंड ड्यूटी इज कैलकुलेटेड ऑन सच बेसिस ट्रांजेक्शन वैल्यू बिकम इररिलेवेंट। जब टैरिफ वैल्यू फॉलो होने लग जाता है जिस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी है वो इररिलेवेंट हो जाता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू का कोई मतलब नहीं बचता। अब आते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, जो कि जनरली मतलब फॉलो होता है। सबसे पहला, हाँ बोलो। एग्जांपल है कुछ तेरे टैरिफ वैल्यू ऐसे हुआ बहुत है। तुम जब फॉरेन से मोबाइल लाते हो, घड़ियां लाते हो ना, घड़ी वगैरह, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं होता उन चीज़ों में, उनका फिक्स प्राइस माना जाता है गवर्नमेंट। इस कंट्री से घड़ी आएगा तो इसका ऑलमोस्ट ये मार्केट प्राइस है आज की डेट में, अब यही चल रहा है अभी मार्केट प्राइस, तो वो मार्केट प्राइस के ट्रेंड पे पकड़ा जाता है। मोबाइल फोन्स के लिए भी वही चलता है। हम बार बार बोले ना, जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन वैल्यू में डिबेट है बहुत, क्योंकि वही मोबाइल फोन एक कंट्री से एक रेट पर्टिकुलर रेट में आ रहा है, दूसरे कंट्री से अलग पर्टिकुलर रेट पे आ रहा है। ये झमेला तभी आता है, और ये टाइम टू टाइम बदलता भी है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर गुड्स हमेशा टैरिफ वैल्यू पे चलेगा, पर्टिकुलर गुड्स हमेशा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही चलेगा, एकदम। ये जो इन लोगों का ये इसीलिए तो एक बोर्ड बना दिया ना गवर्नमेंट, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये बोर्ड ये सब पे नजर रखता है हर समय कि किस गुड्स को कब ट्रांजेक्शन वैल्यू वाला लिस्ट में डालना है, किस गुड्स को कब टैरिफ वैल्यू वाला गुड्स में डालना है। ये बात सीबीआईसी डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलो अब आते हैं, सर अगर टैरिफ वैल्यू तो बात का बात हो गया, तो पहले तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को इंपॉर्टेंस दिया गया, बिल्कुल दिया गया। तो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, देखो हम लिखे इंपोर्ट के केस में रूल 3 फॉलो होता है। अब रूल 3 क्या बोलता है, देखो रूल 3 को जब भी पढ़ेंगे ना, एक चीज हमेशा अपने आप को लैंग्वेज में याद करवाना कि रीड रूल 3 विथ रूल 10, और एक कहां गया, हाँ रीड रूल 3 विथ रूल 10, सॉरी यही है। अपने यहाँ पे 3-4 रूल पढ़ेंगे, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, 7, 8, 9, 10 करके पढ़ेंगे अपने। तो रूल 3 और 10 को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि रूल 3 में ही कुछ एक्स्ट्रा बातों को रूल 10 बोलता है। तो रूल 3 या रूल 10 जो है वो बात करता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉर्मल प्राइसिंग मेथड। तो वो क्या बोला, देखो इंपोर्ट के केस में प्राइस एक्चुअली पेड या पेएबल एट द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। जब तुम इंपोर्ट कर रहे हो उस समय एक्चुअली क्या प्राइस पे की हो कस्टम स्टेशन तक आते आते, वही उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू माना जाएगा। यही होना भी चाहिए था ना, तुम एक्चुअली में क्या पे करके लाए वही तो दाम होना चाहिए था। तुम जब गुड्स को इंपोर्ट किए कस्टम स्टेशन तक लाना, उसके बाहर लाने का खर्चा नहीं, वहां तक जो खर्चा लगा तुम्हारा, वही उस गुड्स का ट्रांजेक्शन वैल्यू माना जाएगा इंपोर्ट के केस में। जनरल रूल बता रहे हैं एकदम आपको। और एक्सपोर्ट के केस में प्राइस पेड या पेएबल फॉर डिलीवरी एट द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो सामने वाला आपको पे कर रहा है या पे करने वाला है डिलीवरी के टाइम, वो हो गया प्राइस एक्सपोर्ट के लिए। और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो हम पे करके लाए हैं वो हो गया प्राइस इंपोर्ट के लिए। ये तो बेसिक लैंग्वेज था सर, इस लैंग्वेज में कुछ बनेगा नहीं समझ, बिल्कुल सही बात है। देखो 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके बाद। इंपोर्ट के केस में गुड्स का वैल्यू माना जाता है CIF, यानी कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। हम एक मोबाइल लाया, हम 10 मोबाइल खरीद के लाया, कॉस्ट मोबाइल का 10-10 हजार है, प्लस हमको लाने पे फॉरेन से लेके आ रहे हैं तो इंश्योरेंस भी करवा के लाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब आउटसाइड कंट्री से कोई गुड्स आता है तो जनरली इंश्योरेंस होता है। तो मान लो पर फोन 1000 रुपये इंश्योरेंस का लग गया, तो 10,000 का एक फोन, उसके ऊपर 1000 रुपये इंश्योरेंस, तो 11,000 प्लस लाने का भाड़ा लगा, मान लो 500 रुपया पर फोन भाड़ा लगा,
तो हो गया ना 11,500 मेरे उस फ़ोन का कॉस्ट माना जाएगा इंपोर्ट के केस में, और हमको उस पर उसी को ट्रांजेक्शन वैल्यू मान के उस पर हमको ड्यूटी देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के केस में FOB प्राइस को मानते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब माल जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर, तो जो अगर हम उसको ये बोले सामने वाले पार्टी को कि हम तुम्हारे तक पहुंचा देंगे सामान को, तो फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कॉस्ट को गुड्स का एक्सपोर्ट कॉस्ट माना जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं हम सिर्फ शिप में चढ़वा देंगे, उसके बाद का जिम्मेदारी तुम्हारा, तो हम जहां तक गुड्स को पहुंचा रहे हैं वहां तक जो खर्चा लगा उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। मतलब हम जहां तक उसको जो खर्चा हम बियर करने का बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट करते वक्त, अगर हम उसको बोले हम सिर्फ कस्टम स्टेशन तक पहुंचाएंगे उसके बाद का खर्चा तुम्हारा, तो कस्टम स्टेशन तक जो खर्चा लगा वही उस गुड्स का एक्सपोर्ट प्राइस माना जाएगा। अगर हम उसको बोले देखो भैया इंश्योरेंस और फ्रेट हम दे देंगे, तो कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट हम झेलेंगे। अगर हम उसको बोले देखो भैया कॉस्ट और इंश्योरेंस तो हम दे देंगे, भाड़ा हम नहीं देंगे, तो फिर कॉस्ट और इंश्योरेंस हम झेल रहे हैं। तो जो खर्चा हम झेल रहे हैं एक्सपोर्ट करते वक्त वही उस गुड्स का कॉस्ट माना जाएगा, और उसी को ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा, उसी पे ड्यूटी लगेगा। लेकिन अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, सॉरी प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, सॉरी। तो बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए गुड्स का। लेकिन अगर बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी है लेकिन प्राइस को उनका रिलेशन इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और डील हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। हम जो दामों में मिस्टर एक्स को माल बेच रहे हैं वही दाम में हम मिस्टर वाई को भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मिस्टर वाई को सस्ता दे रहे हैं, मिस्टर एक्स को जानबूझ के महंगा दे रहे हैं, तब फिर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा सर, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रूल 3 आपको क्या समझा रहे हैं कि प्राइस जो एक्चुअली पे किया जा रहा है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो CIF यानी कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो FOB मतलब जहां तक हम प्राइस झेल रहे हैं। बायर और सेलर का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अगर रिलेशन है तो वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हो। प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए और डील हमेशा फेयर मार्केट प्राइस पे होना चाहिए, मतलब सबके लिए सेम दाम। अगर ऐसा कुछ इनमें से एक भी रूल ब्रेक हो रहा है तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू को कॉस्ट नहीं माना जाएगा। इज दिस क्लियर? अभी रुको, बोलो। सर यहाँ पे जैसे पॉइंट 1 में बोला हुआ है कि बायर सेलर के बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मतलब रिलेशन में अपने लॉ टैक्स में बोलते हैं ना कि रिलेशन मतलब बता रहे हैं, अगले पॉइंट में आ रहे हैं रिलेशनशिप का मतलब क्या है। हाँ, और जैसे यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो बोला रिलेशन डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, अगर रिलेशन हो अगर वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हो तो माना जाएगा, तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू को मान लिया जाएगा। मतलब रिलेशनशिप में 2 बात आ रहा है, पहला बात तो रिलेशन नहीं हो, और अगर हो तो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हो। मतलब फेयर वैल्यू पे बात हो रहा है। भैया रजत को हम जानता और मनीष को हम नहीं जानता, तो हम रजत को सस्ता दे रहे हैं, मनीष को महंगा दे रहे हैं, तो यानी रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो रहा है। रजत भी चोरड़िया, हम भी चोरड़िया, चोरड़िया चोरड़िया भाई भाई, हम उसको सस्ता दिए और मनीष को नहीं दिए। देखो हम यहाँ हम रिलेशनशिप का मतलब लिखा है ब्रैकेट में, 5 मिनट में रिलेशनशिप का बात आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात और भी है, अगर वैल्यू इन केस ऑफ हाई सी सेल, अब ये हाई सी सेल क्या होता है, हम एक कंट्री से खरीदा और दूसरे कंट्री में बेच दिया बिना गुड्स को इंडिया में लाए। हम इंडियन आदमी हैं, हम अमेरिका से खरीदा और जापान में बेच दिया, मतलब आउटसाइड से आउटसाइड ही पार करवा दिया। क्या मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा इंडिया में? नहीं देना पड़ेगा, हम इंडियन पार्टी है। तब तो कोई भी इंडियन बैठ के एक फॉरेन कंट्री से फॉरेन कंट्री सेल परचेज करेगा, वो तो ड्यूटी कभी देगा ही नहीं, इंडिया में देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ बोलो। यहाँ पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे अगर गुड्स वहाँ से वहाँ ट्रांसफर कराए? बस तुम्हारे अकाउंट में पैसा तो ऑनलाइन आएगा ना, हाँ मनी ट्रांजेक्शन का ट्रैकिंग होता है। अब पता तो चलेगा कैसे, हम यहाँ नीचे दुकान में बैठ के 100 रुपये का दिन में सामान बेच रहे हैं, महीना का समझ लो दिन का 10,000 का सामान बेच रहे हैं या दिन का 10,000 कमा रहे हैं हम, तो हम तो टैक्सेबिलिटी में आ रहे हैं। लेकिन किसी को हम कच्चा में बेचे तो पता कैसे चलेगा?
पैसे का ट्रांजेक्शन के थ्रू ट्रेलिंग होगा या पकड़ा जाएगा तब। तो यहाँ पे बोला गुड्स आर सोल्ड बाय इंपोर्टेड थ्रू, गुड्स आर सोल्ड बाय इंपोर्टर थ्रू डॉक्यूमेंट बिफोर फिजिकल अराइवल ऑफ गुड्स। हम रीसेल कर दे रहे हैं दूसरा कंट्री में, तब फिर रीसेल प्राइस जो होगा वो मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू माना जाएगा। जब हम वैल्यू लिख दिया उस केस में वैल्यू क्या होगा, गुड्स आर सोल्ड बाय इंपोर्टर थ्रू डॉक्यूमेंट बिफोर फिजिकल अराइवल ऑफ गुड्स। तो यहां पर रीसेल वैल्यू जिस गुड्स पे जिस दाम पे हम बेच रहे हैं उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू मान के उस पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो भी है वो लग जाएगा, मतलब कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। इन केस ऑफ मोर देन वन हाई सी सेल, अगर 3-4 कंट्री को पार करके हम बिचवा रहे हैं, हम बिचवाया यहां से अमेरिका, फिर अमेरिका से यूके, फिर यूके से जापान, फिर जापान से कोरिया, अगर तो फिर उसका एसेसेबल वैल्यू उसका प्राइस बन जाएगा। आपको एग्जाम में एसेसेबल वैल्यू दे देगा उस केस में। तो हम लोग क्या पढ़े अब तक, रूल 3 पढ़ाया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के केस में अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो जितना का पेमेंट हो रहा है वो वैल्यू, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जितना का पेमेंट हो रहा है वो वैल्यू, रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए या फिर रिलेशनशिप प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करे, फेयर डील होना चाहिए एकदम। और एक क्या बात छूटा, हाँ, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, सामान के बदले सामान का बात नहीं होना चाहिए, तब फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू का नियम चलेगा। अगर हम हाई सी सेल कर रहे हैं तो मेरा रीसेल प्राइस या एसेसेबल वैल्यू मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा। अब आ गया वो बात जो मनीष बोला था, रिलेशनशिप का मतलब, तुम्हारा रिलेशनशिप का यहाँ पे मतलब है वो तुम्हारे कंपनी का ऑफिसर है, या तुम्हारी कंपनी में वो डायरेक्टर है, या तुम्हारे साथ वो पार्टनर है, या तुम्हारा एम्प्लॉय है, या तुम्हारे बिजनेस के ऊपर उसका कंट्रोल है, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी वाला बात, या फिर तुम्हारा फैमिली मेंबर है वो। ठीक है मनीष, आ गया रिलेशनशिप का पूरा बात, ऑफिसर, डायरेक्टर, पार्टनर, एम्प्लॉय, कंट्रोल ओवर बिजनेस और फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर का कुछ डिस्क्रिप्शन है कैसे, मतलब किसको नहीं, यहाँ फैमिली जो टैक्स में हमेशा फैमिली मेंबर माना जाता है माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी। अच्छा, अब वो चाचा चाची, ताऊ ताई, आंटी आंटी, अंकल वो सब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बात है, माँ बाप, बेटा बेटी और ना हस्बैंड वाइफ, मतलब है, बस। फैमिली मेंबर ऑलवेज वही है इनकम टैक्स में। ठीक है। अब एक बात है, रूल 10 के साथ हम इसको पढ़ने बोला था क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो हम लोग ऐड कर लेते हैं इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में टैक्स लगाते वक्त। फॉलोइंग आइटम्स आर सेपरेटली चार्ज और एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये बात रूल 10 में लिखा है। अगर हम वो गुड्स को लाने के लिए कोई कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हैं, कोई कॉस्ट ऑफ कंटेनर दे रहे हैं, पैकिंग चार्ज दे रहे हैं अलग से, कोई रॉयल्टी दे रहे हैं अलग से, कोई फ्री रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है कंसेशनल रेट पे, कोई डिजाइन, मशीन, टूल या डाई मोल्ड के लिए अलग से पेमेंट कर रहे हैं हम, प्री इंपोर्टेशन एक्सपेंस है मेरा कुछ, कोई डेवलपमेंट एक्सपेंस, हम गुड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डेवलप करवा रहे हैं उसको अपने हिसाब से, लोडिंग अनलोडिंग है, फ्रेट वगैरह का चार्जेस है, वो सब का बात अभी 1 मिनट कर रहे हैं। तो पहले इतना ही आइटम पकड़ो कि कमीशन, ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, पैकिंग चार्ज, रॉयल्टी, एनी फ्री रॉ मटेरियल और कंसेशनल रेट, रॉ मटेरियल मिल गया हमको साथ में तो वो भी उसका पार्ट माना जाएगा, जो हमको कंसेशन मिला या फ्री मिल गया उसके ऊपर भी हमको ड्यूटी देना पड़ेगा। कोई डाई मोल्ड, कोई मशीनरी का पार्ट, अगर हम मशीन मंगा रहे हैं तो उसका कोई टूल, डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये सब ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। इनको अलग से अगर दे रहे हैं तो इनको भी ऐड कर देंगे गुड्स के साथ हम। अच्छा, यहां पर एक बात आता है, एडजस्टमेंट ऑफ फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग एक्सपेंसेस। अच्छे से सुनना इस चीज को, अगला 2 पार्ट बहुत काम का है, रूल 10 खत्म हो जाएगा, उसके बाद बहुत इजी चैप्टर है ये। असल ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का फिगर कैलकुलेशन का झमेला है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम भी करने वाले हैं। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा फ्रेट का, लोडिंग का, अनलोडिंग का या फिर हैंडलिंग एक्सपेंसेस का। अगर इनका फिगर असर्टेन किया जा सकता है, मतलब अमाउंट इज असर्टेनेबल, और अगर हम वेसल या व्हीकल से सामान मंगा रहे हैं, मतलब या समुद्र से या रोड से, तो जो एक्चुअल अमाउंट हम इनके लिए पेमेंट कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग एक्सपेंस या फ्रेट, वो भी गुड्स का पार्ट में जुड़ जाएगा। अलग से अगर हम फ्रेट दे रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग दे रहे हैं या हैंडलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं और उसका अमाउंट असर्टेन किया जा सकता है, और ये सामान हम वेसल या व्हीकल से मंगा रहे हैं, वेसल मतलब शिप,
पानी वाला, और व्हीकल मतलब रोड ट्रांसपोर्ट। तो फिर एक्चुअल अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वही मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा अलग से। अगर हम एयरक्राफ्ट से मंगवा रहे हैं, प्लेन से, तो एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर, एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर मेरा टैक्स ड्यूटी के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अमाउंट असर्टेन ही नहीं किया जा सकता, तब सीधा नियम है तुम्हारा जो FOB वैल्यू है गुड्स का, उसी का 20% हम इसका चार्जेस मान लेंगे। ये बहुत 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 काम का बात था। हम लोग जो हम एक बार में पूरा नटशेल कर दे रहे हैं इसको। तुम्हारा गुड्स का जो कॉस्ट लगा वो तो पार्ट है ही, उसके अलावा कमीशन, ब्रोकरेज, कंटेनर का कुछ कॉस्ट लगा अलग से, पैकिंग चार्ज लगा, रॉयल्टी लगा कुछ अलग से, कुछ फ्री या कंसेशनल रेट पे रॉ मटेरियल साथ में फ्री मिल गया है, कोई अलग से डिज़ाइन मिल गया है तुमको, उसके लिए चार्ज लगा है, मशीन टूल्स के लिए अलग कोई पार्ट लगा है, डाई या मोल्ड मिला है तुमको साथ में, कुछ कोई डेवलपमेंट एक्सपेंस हुआ है तुम्हारे लिए, तो ये सब ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। अगर फ्रेट वगैरह का बात हो रहा है, वेसल या व्हीकल से आ रहा है, तो एक्चुअल अमाउंट, अगर अमाउंट असर्टेन हो सकता है तो, अगर अमाउंट असर्टेन नहीं हो सकता है तो, या फिर अगर एयरक्राफ्ट से सामान मंगा रहे हैं तो एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर तुम्हारा वैल्यू माना जाएगा। उसको भी गुड्स का दाम में ऐड कर देंगे, फिर उसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। लास्ट पॉइंट रूल 10 का, इंश्योरेंस अगर करवा के दे रहा है सामने वाला पार्टी तुमको और अमाउंट असर्टेन किया जा सकता है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, अगर वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट किसी से भी सामान आ रहा हो, अगर अमाउंट असर्टेन किया जा सकता है तो एक्चुअल अमाउंट को ही टैक्सेबल मानेंगे कस्टम ड्यूटी के लिए, और अमाउंट असर्टेन नहीं किया जा सकता है तो 1.125% ऑफ FOB, 1.125% ऑफ FOB, तो वहां 20% और यहां पे 1.125% ऑफ FOB। ये क्लियर है सबको? गुड्स के साथ क्या क्या ऐड होगा ये रूल 10 बताते हैं, इसीलिए हम बोले थे रूल 3 रीड विथ रूल 10। कोई का कुछ डाउट हो तो बोलो, नहीं तो फिर ठीक है। ओके, तो फिर हम मूव करते हैं। अब आता है गाइस, छोटे छोटे 4-5 रूल है, ज्यादा कुछ है नहीं उनमें बोलने को, हमको नॉर्मल बात बोलना, आप हेडिंग से भी पकड़ पाओगे चीजों को। अदर रेलेवेंट थ्योरीज इफ रूल 3 नॉट पॉसिबल, ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर पॉसिबल नहीं है, देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट टैरिफ वैल्यू पे जंप मत करो, टैरिफ वैल्यू लास्ट ऑप्शन है, टैरिफ वैल्यू लास्ट ऑप्शन है, जब कुछ भी नहीं हो पाएगा तो टैरिफ वैल्यू जिंदाबाद। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू से रूल नहीं निकल पा रहा है तो फिर हमारे पास अदर कुछ रूल हैं। रूल 4 बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, तुम्हारे गुड्स का ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर नहीं निकल पा रहा है तो वैसा ही आइडेंटिकल गुड्स कोई और इंडिया में अगर आया है, आइडेंटिकल मतलब गुड्स सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली भी सेम, क्वालिटी वाइज भी सेम, रेपुटेशन वाइज भी सेम। एप्पल का मोबाइल अमेरिका से आया और एक मान लो सिंगापुर से आया, अमेरिका से तुम मंगवाए, उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर सिंगापुर से जो फोन आया एप्पल वाला, उसका गवर्नमेंट, वो भी तो कस्टम से आया है, तो कस्टम उसका रेट तो पता ही क्या होगा, उसके आसपास की डेट में होना चाहिए बात। आसपास की डेट में अगर एप्पल का फोन आया कोई और कंट्री से या कोई और पार्टी मंगवाया अमेरिका से, तुम्हारा वाला का वैल्यू डिसाइड नहीं हो पा रहा कोई कारण से, तो अमेरिका कोई और पार्टी अगर अमेरिका से मंगवाया है तो उसका वैल्यू तुम्हारा वैल्यू मान लिया जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखे, रूल 4 ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, आइडेंटिकल मीन्स गुड्स सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, that is physically, quality and reputation, produced in country in which goods being valued and exported to India only, जिस कंट्री में प्रोड्यूस होता है वहां से इंडिया अगर वो आया है, गुड्स कोई और मंगवाया है तो उसका वैल्यू तुम्हारा वैल्यू मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, तुम 1000 पीस मंगवाए थे और सामने वाला 2 पीस मंगवाया था खाली, तब नहीं, क्यों? क्योंकि 2 पीस में तो ऑब्वियस बात है उसको उतना डिस्काउंट नहीं मिला होगा, तुमको 1000 में तो डिस्काउंट भी मिलता, तो ये झमेला रह जाएगा, तब फिर हम लोग रूल 4 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो रूल 4 बोलता है आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू तुम्हारे गुड्स का वैल्यू माना जा सकता है अगर सेम क्वांटिटी में सेम टाइम पीरियड के आसपास मंगवाया गया है,
कोई मैन्युफैक्चर्ड कंट्री से इंडिया में, और वो सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट है, तो हम लोग उस गुड्स का वैल्यू को अपना गुड्स का वैल्यू मान लेंगे, उस पर ड्यूटी लग जाएगा। चलो ये भी पॉसिबल नहीं है, मान लो आइडेंटिकल गुड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हम लोग आइडेंटिकल गुड्स में गए, आइडेंटिकल गुड्स भी अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर रूल 5 सिमिलर गुड्स, मतलब थोड़ा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। एप्पल का फोन नहीं आया, सैमसंग का उसी रेंज का फोन अगर आया हो, उसी क्वालिटी एस्पेक्ट वाला, तो सिमिलर कंपोनेंट बट नॉट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, एक्सपोर्टेड टू इंडिया ओनली, तो फिर हम लोग उस गुड्स का वैल्यू को अपने गुड्स का वैल्यू मान लेंगे। तो सबसे पहला ऑफर है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर तुम्हारा डिटेल अवेलेबल है तो उससे वैल्यू निकाल लो, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू से वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है तो आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू ले लो रूल 4 के हिसाब से, रूल 4 भी पॉसिबल नहीं है तो सिमिलर नेचर के गुड्स का वैल्यू ले लो रूल 5 के हिसाब से। और उसमें भी वही सब बातें लिखी है कि टाइमिंग सेम होना चाहिए, क्वांटिटी सेम होना चाहिए, क्वालिटी एग्जैक्टली सेम नहीं हो लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, डिट्टो सिमिलर नहीं लेकिन अलाइक होना चाहिए, तो फिर तुम सिमिलर वैल्यू का गुड्स का वैल्यू अपना वैल्यू मान सकते हैं। ये बात क्लियर है सबको यहां तक? रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 3 विद 10, रूल 4, रूल 3 विद 10, रूल 4 एंड रूल 5। रूल 4 हो गया आइडेंटिकल गुड्स, रूल 5 हो गया सिमिलर गुड्स। अब एक प्रॉब्लम होता है, ये जो तुम सिमिलर या आइडेंटिकल गुड्स को अपना वैल्यू मान तो लेते हो, लेकिन कुछ एक चीजें होती है जो इसमें हमको माइनस करनी पड़ती है। मान लो तुम्हारे कोई कमीशन नहीं लगने वाला था, ये सिमिलर या आइडेंटिकल गुड जो इंडिया में आया उस पर कमीशन लगा था, कुछ एडिशनल प्रॉफिट चार्ज किया गया था, कुछ अदर एक्सपेंसेस लगे थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा था, कोई कस्टम ड्यूटी लगा था उस पर, वो सब माइनस करके कंपेयर करना भाई लोग। तो रूल 7 में यही बात लिखा है कि क्या क्या डिडक्शन करना पड़ सकता है जब हम सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स को वैल्यू को अपना गुड्स का वैल्यू मान रहे हैं। हो सकता है ना तुम बोल रहे हम तो डायरेक्ट मंगवाए, मेरा तो कोई एजेंट के थ्रू नहीं आया, और जिस सिमिलर आइडेंटिकल गुड्स को आप जस्टिफाई कर रहे हो गुड्स के लिए, आप कस्टम डिपार्टमेंट से आर्ग्यूमेंट करोगे इस बात पे कि आप जिस सिमिलर या आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू को मेरा वैल्यू मान रहे हो, वो गुड्स तो इंडिया में आया कमीशन एजेंट के थ्रू, तो वो एजेंट तो अपना कमीशन भी लिया है। फॉरेन में भी एक एजेंट था जो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया है, इसके ऊपर कई एक रकम का एक्सपेंस लगा है जो मेरे गुड्स में नहीं लगा, हम खुद लेके आए, मेरा अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा खुद का लगा है, हम पार्टी को कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दिए, मेरा कोई एजेंट या दलाल के थ्रू काम नहीं हुआ था, हम डायरेक्टली किए हैं, मेरा गुड्स पे पहले कोई ड्यूटी नहीं लगा, उस गुड्स पे ऑलरेडी एक ड्यूटी लग चुका है, तो कस्टम डिपार्टमेंट बोलेगा टेंशन मत लो, हम लोग ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको माइनस कर दे रहे हैं, फिर तुम्हारे गुड्स का वैल्यू के हिसाब से उसको ले रहे हैं, फिर उसका वैल्यू पकड़ के तुम्हारा वैल्यू मान रहे हैं उसको। वैसे कंप्यूटेड वैल्यू भी होता है, गुड्स इंपोर्टेड नॉट आइडेंटिकल और सिमिलर, अगर वो सिमिलर और आइडेंटिकल नहीं है एकदम भी, तब भी एक और रास्ता है, आखिरी रास्ता पढ़ रहे हैं अब हम लोग। अगर ये आखिरी रास्ता भी पॉसिबल नहीं हुआ तो भैया टैरिफ वैल्यू में चले जाओ, झमेला खत्म करो, हम लोग ये आखिरी रास्ता पढ़ रहे हैं अब, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। अब ये क्या है? कंप्यूटेड वैल्यू मेथड बोलता है कि अगर सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स नहीं है, गुड्स इंपोर्टेड नॉन आइडेंटिकल एंड सिमिलर गुड्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो हम लोग उस दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन कॉस्ट, थोड़ा बहुत जनरल एक्सपेंस और थोड़ा बहुत यूजुअल प्रॉफिट ऑफ फ्रेट को ले ले और उसको तुम्हारे गुड्स का वैल्यू मान ले। ये बहुत रेयरली फॉलो होता है कंप्यूटेड वैल्यू, बट ये भी एक तरीका है। अगर सिमिलर आइडेंटिकल गुड्स नहीं है फिर भी तुम ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले रहे हैं और टैरिफ वैल्यू में भी जाना नहीं चाह रहे, या गवर्नमेंट बोला नहीं इस पर टैरिफ वैल्यू नहीं लगेगा अभी, तब फिर एक और तरीका है कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। एक नॉन सिमिलर या नॉन आइडेंटिकल गुड्स का प्रोडक्शन कॉस्ट, थोड़ा बहुत जनरल एक्सपेंस, यूजुअल प्रॉफिट मार्जिन और फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़ लें, उसको तुम्हारे गुड्स का वैल्यू मान लें और उस पर ड्यूटी लगा दें। अब मान लो रूल 8 भी पॉसिबल नहीं है, तो भैया आखिरी क्या बचा? रेसिडुअल वैल्यू। इफ नो अदर मेथड अप्लाइज, रीजनेबल मीन्स ऑफ जनरल रूल और डेटा अवेलेबल इन इंडिया, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से तुम्हारे गुड्स के ऊपर अपना एक वैल्यू पुट कर सकता है। रूल 9 यही बोलता है, रेसिडुअल वैल्यू मेथड मतलब कस्टम डिपार्टमेंट इंडिया में जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से और एक रीजनेबल आइडिया लगा के अपना बेस्ट जजमेंट देते हुए
एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड कर सकता है। और ये सभी नहीं पॉसिबल हो और टैरिफ वैल्यू अगर दिया हो गवर्नमेंट कि किस किस गुड्स के ऊपर टैरिफ वैल्यू लगेगा, तो टैरिफ वैल्यू भी लग सकता है। टैरिफ वैल्यू लास्ट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है रूल 3 विथ रूल 10 यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू। दूसरा तरीका रूल 4 आइडेंटिकल मेथड। नेक्स्ट तरीका रूल 5 सिमिलर गुड्स मेथड। इन दोनों के साथ हम लोग पढ़ते हैं डिडक्टिव वैल्यू मेथड। रूल 8 है अगर नॉन आइडेंटिकल और नॉन सिमिलर गुड्स का वैल्यू को पकड़ें तो। और रूल 9 है बेस्ट जजमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट की तरफ ऑफर है, वो अपने हिसाब से बेस्ट जजमेंट के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ये था ये पूरा पार्ट। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आराम से।